आवाज जा रहा है ना? ठीक। यस सर। तो देखो, सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडी का सिस्टम, एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम। तो जब एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम हो, बहुत सारे पार्टिकल हो सिस्टम में, तो क्या होगा? ये सिस्टम हुआ, ये चार पार्टी या दो ही पार्टिकल मान लो, अभी दो पार्टिकल सबसे कम, एटलीस्ट सिस्टम दो पार्टिकल का सिस्टम। एक पार्टिकल है तो सिस्टम जनरली नहीं बोलते हैं। एक से ज्यादा पार्टिकल, दो पार्टिकल का सिस्टम है। क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे पर भी फोर्स लगा रहा होगा। ये पार्टिकल वन, पार्टिकल टू, ये हुआ फोर्स ऑन वन बाई टू, और ये हुआ फोर्स ऑन टू बाई वन, न्यूटन थर्ड लॉ से। और ऐसा भी हो सकता है बाहर से भी फोर्स लग सकता है पार्टिकल वन पर, और पार्टिकल टू पर भी बाहर से फोर्स लग सकता है। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स फॉर द सिस्टम। इस दोनों को बोलेंगे इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। F12, here we have two part system of two particle. We have system of two particle, और F12 and F21 are internal force for the system. और F1 and F2 are external force. F1 and F2 are external force. तो न्यूटन सेकेंड लॉ इस पूरे सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ, तो ये आता था। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दैट इज dp system by dt is equal to resultant external force F resultant एक्सटर्नल, यानी होल सिस्टम के मोमेंटम को कौन चेंज करेगा? एक्सटर्नल फोर्स चेंज करेगा। इंटरनल फोर्स के चलते सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। ये पी सिस्टम का मतलब क्या? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जब बोलते हैं तो सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उस सब का लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम। तो सिस्टम का मोमेंटम को कौन चेंज करेगा? वो एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं करता। जैसे गैसियस सिस्टम है तो गैसियस मोलेक्यूल भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होता है, उसके चलते क्या सिलेंडर में मोमेंटम आ जाता है? नहीं। सिलेंडर में मोमेंटम लाना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। तो सिस्टम का मोमेंटम ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स चेंज करेगा। और सिस्टम का मोमेंटम जब भी बोले तो सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है सबका मोमेंटम का वेक्टर सम। अब यहां पर यदि मान लो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्ट किया लेकिन सबका रिजल्टेंट जीरो, या एक्ट ही नहीं किया, जो भी कॉज हो, यदि ये जीरो है तो dp सिस्टम बाय dt जीरो। इफ की बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम विल बी जीरो, if resultant external force on system will be zero, that is dp system by dt zero, that is p system will be constant। कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है। p सिस्टम कांस्टेंट,
यानी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा? जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। इस कांस्टेंट का क्या मतलब? इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पी आई बराबर पी एफ। कांस्टेंट का मतलब ये कि कोई घटना फेनोमेना होने से पहले जो टोटल लीनियर मोमेंटम था सिस्टम का, कोलिजन घटना फेनोमेना के बाद भी लीनियर मोमेंटम उतना ही रहेगा। सिस्टम के अंदर के बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन होल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। ये सिंपल एग्जांपल है, कोलिजन, दो बॉडी का कोलिजन। दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड किया तो दोनों कोलाइडिंग बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन दोनों कोलाइडिंग बॉडी के मोमेंटम का सम करोगे, वेक्टर सम, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। आप अभी दो पार्टिकल का सिस्टम से बात की हो तो आप ऐसे लिखोगे P1I, इसको स्मॉल p से डिनोट करो। ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम को कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उसके मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करें। तो P1I प्लस P2I बराबर P1F प्लस P2F। यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दोनों पार्टिकल के मोमेंटम को जोड़ दिया तो सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा। ये इनिशियल कोलिजन से पहले, और ये कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल के मोमेंटम को जोड़ दी, ये बराबर होगा, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी बात को बोलते हैं हम लोग, ये यहां से लेके यहां तक कोई भी लाइन, सबको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए यही कंडीशन हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए सिस्टम पर। तो चले हम लोग रिलेटिविटी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। इसको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे रिलेटिविटी हो या कहीं भी हो, क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट्स तो यही बोला है। रिलेटिविटी में भी लॉज ऑफ फिजिक्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन यूनिवर्सल लॉ, इसको फॉलो होना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी इसको फॉलो होना ही पड़ेगा। तो हम इसको भी प्रूव करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको ट्रू मान के अपना ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करें कि उसमें क्या छेड़छाड़ करना होगा, उसमें करेक्शन करेंगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा, उसका स्टेटमेंट चेंज करेगा बस। ये तो 11 वाली बात कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम का। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल। तो अब टॉपिक बनाओ जो एग्जाम में पूछता है, क्लियरली पूछता है, ऑल्सो डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन रिलेटिविटी। हम लोग टॉपिक बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन रिलेटिविटी। देखो, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम के लिए किया था, एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम में, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन पी डैश एक्स पी डैश वाई, फिर इधर ये था, फिर इधर ये था पी एक्स, ये एक पार्टिकल के लिए किया था। लेकिन यदि सिस्टम, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड होगा, तो हम लोग ऐसे थोड़ा चेंजिंग करेंगे। मान लो दो पार्टिकल का या नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम हो सकता है।
तो हम लोग क्या करें ना, उसमें एक इनिशियल लीनियर मोमेंटम आएगा, एक फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन पहले सीखिए। सिग्मा, सिग्मा पी एक्स के आई, के बराबर 1 to n, where n is number of particle in sorry, k बराबर k is number of particle, सॉरी k का वैल्यू ना 1 से n बोल रहे हैं, n को लो, n is number of particle, k तो एक सफिक्स है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए k की जगह 1, सेकेंड पार्टिकल के लिए k की जगह 2, x लगा रहे हैं यानी x डायरेक्शन का लीनियर, i लगा रहे हैं यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अरे इसको एक्सपेंड करें तो ऐसे समझो ना, इसको px1 प्लस px2 प्लस ऐसे समझे इसको, x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 प्लस x कंपोनेंट ऑफ सिग्मा लगा हुआ है प्लस, यानी सभी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम का सम। ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात किया था, वेक्टर फॉर्म में इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में भी ले सकते हो। P1i प्लस P2i बराबर P1f प्लस P2f, ये वेक्टर फॉर्म में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ। इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी किया जाता है, इसको P1x प्लस P1xi प्लस P2xi बराबर P1xf प्लस P2xf, मोमेंटम कंजर्वेशन इन ऑल डायरेक्शन। जब एक्सटर्नल फोर्स सभी डायरेक्शन का जीरो हो, Fx, Fy, Fz तीनों जीरो, तो मोमेंटम भी तीनों डायरेक्शन में कंजर्व रहता है। पूरा वेक्टर फॉर्म में ही फोर्स को जब जीरो बोल दिए तो उस फोर्स का तीनों कंपोनेंट जीरो, तो मोमेंटम भी तीनों डायरेक्शन में कंजर्व। इसलिए ये सब रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन यहां हम करेंगे, इसको सीखना होगा। ये मान लो n पार्टिकल का सिस्टम है, तो ये क्या है, उस सभी पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम का सम है x दिशा का, ठीक है। यस। सिमिलरली यही बात आप फिर उसके लिए करोगे, y डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन Py Ki, ये सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, I मतलब इनिशियल, लैंग्वेज में भी लिख देने लो, यहां तो सिंबॉलिक, यहां पर लैंग्वेज में समझो। सम ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम of particle along y direction with respect to s frame। सिमिलरली यहां पर बोलना सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स अलोंग x डायरेक्शन, इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू s। इसी तरह से सेट बनेगा s डैश फ्रेम के लिए। बोर्ड का है या जैसे हो रहा है, लग जा रहा है इसमें पूरा। सिमिलरली फॉर एस डैश फ्रेम में ये क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, सिग्मा पी एक्स वन, पी एक्स डैश, या पी में डैश लगा लो, पी ए में डैश लगा लो,
के आई, दैट इज इसको बोलेंगे पी डैश एक्स वन आई प्लस पी डैश एक्स टू आई एंड सो ऑन, दैट इज सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन की बात करना है हमको बाद में, इसलिए इनिशियल और फाइनल वर्ड यहां पर यूज करना होगा। और सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, एक पार्टिकल का सिस्टम के लिए ये बात नहीं करते, एक से ज्यादा पार्टिकल के सिस्टम के लिए ये कंजर्वेशन की बात होता है। इसलिए जरूरी है एक से ज्यादा पार्टिकल्स लेना, इनिशियल एंड फाइनल वर्ड यूज करना। जितना सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अब ये टफ लगता है तो फिर अब समझ लो हम बहुत जगह से खोज के ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इससे फिर सिंपल नहीं हो सकता है। यदि रिलेटिविटी में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है तो सम ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम along x-axis with respect to s dash frame, तो from conservation of linear momentum इस फ्रेम में एक फाइनल का बात करेंगे। इस फ्रेम में भी एक फाइनल वाला होगा यूज, P डैश एक्स के एफ, ये सम ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम along x axis of system with respect to s dash। यहां भी x डायरेक्शन में टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, फिर x डायरेक्शन में टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। एक 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 ये y वाला नहीं करके बाद में करते, आप x वाला ही एक बार और दिखाओ। px और i की जगह f, ये सम ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। ये यूज करना ही होगा, ये प्रूव नहीं करना इस बात को, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम, कोई भी फ्रेम हो सब में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड रहेगा। सिग्मा पी एक्स के आई मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा पी एक्स के एफ ऑल्सो। ये तो एस फ्रेम में कंजर्वेशन की बात किया, एंड इन ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअली एस डैश फ्रेम में भी, कोई भी फ्रेम होगा ये लॉ वैलिड रहेगा। एस फ्रेम में कंजर्वेशन की बात कर रहे हो तो एस फ्रेम में टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर होना चाहिए एस फ्रेम का टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम का। एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू, यानी इसको कांस्टेंट बोल दो ना, इतना बराबर कांस्टेंट एस डैश फ्रेम, दैट इज ये हो जाएगा सिग्मा पी डैश एक्स के आई इक्वल टू सिग्मा पी डैश एक्स के एफ बराबर ये भी कांस्टेंट। ठीक है, इसको यूज करेंगे। ये जो दो रिजल्ट हम लोग अभी रख रहे हैं ये तो ट्रू होना ही चाहिए, कंजर्वेशन तो वैलिड होना ही चाहिए।
अब चलो ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं हम लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो किया था मोमेंटम का दोनों फ्रेम में, वो एक पार्टिकल के लिए वहां दिखाया था। इट ऑल्सो वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसको उतार लिया, मिटाबे इसको ना। यस कुछ नहीं, बहुत हल्का है, खाली रिप्रेजेंटेशन में सतर्क रहिए खाली। कुछ मैं कुछ कहाँ कोई बड़ा इंटीग्रेशन हो रहा है या रिलेटिविटी। तो ऐसा टॉपिक है कि नॉर्मल के बच्चा को भी सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाए। तो मैथमेटिक्स तो कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो नहीं यूज है ज्यादा इसमें। हाँ तो देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑल्सो वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक ही के लिए नहीं, एक का था तो यहाँ पर आप खाली लिखता था पी डैश एक्स लिखता था। लेकिन एक से ज्यादा पार्टिकल है तो इसको आप सिग्मा पी डैश, सिग्मा पी डैश। अब इनिशियल की बात करना है तो एक्स, एक्स के आई, फिर यहां पर सिग्मा पी डैश वाई के आई, सिग्मा पी डैश जेड के आई। वही चीज गामा 0 0 आई बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा। और यहां पर सिग्मा पी एक्स के आई, सिग्मा पी वाई के आई, सिग्मा पी जेड के आई। एगो चौथा छूट गया यहां। चौथा में लेना सिग्मा, एक से ज्यादा पार्टिकल है तो ऐसे तो ये आई ई बाई सी होता था चौथा। लेकिन सब पार्टिकल का एनर्जी आई बाई सी को बाहर रख सकते हो आप, आई बाई सी को बाहर रख सकते हो। या खाली आई को रखें तो यहां पर आपको ई के बाई सी लिख दो, ई के बाई सी। अब जितने पार्टिकल होगा सबका एनर्जी को ऐड करना है। यहां भी चौथा टर्म आई को बाहर रख रहे हैं, यहां पर वहां डैश डालिए, ई में डैश डालिए, यहां ई में ई बाई सी। तो लेकिन एगो काम क्या है, इसका इनिशियल एस फ्रेम में इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिया एस फ्रेम में, तो एस डैशो फ्रेम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम लेंगे। यही बात आप फाइनल के लिए कर सकते थे। हम खाली इतने ही को इसको खाली एक्सपेंड करेंगे। देखो इसको क्या फाइनल रिजल्ट आना है आपसे, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ऑल्सो डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन रिलेटिविटी। इसका क्या फाइनल रिजल्ट पर ले जाके छोड़ना है, बस अब इसको खाली एक्सपेंड करेंगे, वहां पर सब क्लियर हो जाएगा आपका। करे एक्सपेंड, इसको लिख लिए। यस देखो पहला टर्म लोगे तो सिग्मा पी डैश एक्स के आई बराबर, यहां पर आओ, ये गामा सिग्मा पी एक्स के आई प्लस 0 प्लस यहां पर डायरेक्ट आ जाएंगे आई बीटा गामा सिग्मा। एगो आई और है यहां पर,
यहाँ भी था आई, तो ये आई स्क्वायर कर लेंगे इसमें, सिग्मा ई बाई सी। चलिए अब यहीं पर एगो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सर वहाँ के छूट गया। क्या छूट गया? के, ई के। अच्छा यहाँ पर ना, हाँ देखिए क्या हो रहा है। सो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, अभी अभी कुछ देर पहले किया था। नहीं, सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम एस डैश के रिस्पेक्ट में बराबर होना चाहिए सिस्टम का इनिशियल फाइनल लीनियर मोमेंटम एस। अभी भी कांस्टेंट नहीं लिखे थे इसको कुछ देर पहले? यस सर। इनिशियल बराबर फाइनल, लेकिन एस डैश फ्रेम में दोनों चीज होना चाहिए। इनिशियल यदि लिए हो सिस्टम का एस डैश फ्रेम में, तो फाइनल मोमेंटम एस डैश फ्रेम में लेना है। मतलब ये इसको ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। अब इधर आइए, ये तो भी कांस्टेंट ऑलरेडी, इसको भी ये तो है ही कांस्टेंट। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तो नहीं चेंज कर सकते हो, तो यूनिवर्सल ये भी कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट बोले कुछ देर पहले हम ना। यस सर। तो बताओ, इसका कांस्टेंसी के लिए तब इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। यस सर। मतलब ये हुआ कि यदि एस फ्रेम में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कोई जरूरी नहीं है एस डैश फ्रेम में भी कांस्टेंट होगा। ये डिसाइड करेगा कि एस डैश फ्रेम में कांस्टेंट करे मोमेंटम को कि नहीं। नहीं, हाँ सर। हाँ यही नया रिजल्ट है, यही न्यू बात है। यहां नहीं भी हो सकता है कांस्टेंट, लेकिन चूंकि मोमेंटम कंजर्वेशन एक यूनिवर्सल रूल है, तो मजबूरी है कि इसको कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, इस टर्म को। ये टर्म क्या है एक्चुअली, इसको पहले अलग से सॉल्व करके देखें हम लोग, क्या है वो। एगो और लेंगे, ये वाला लेते हैं, ये बीच वाला हम छोड़ दे रहे हैं, इधर ये दोनों वाला ट्रांसफॉर्मेशन वो तो बहुत सिंपल है। इतना बराबर डायरेक्ट इतना, गामा इतना, इतना बराबर इतना, और ये वाला जो होगा, आ रहे हैं, रुक जाओ। और ये दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन यदि करते, तो सिग्मा पी डैश वाई के आई बराबर सिग्मा पी डैश पी कितना, पी वाई के आई ना। यस। फिर सिग्मा पी डैश जेड के आई बराबर सिग्मा पी जेड के आई। इस दोनों को छोड़ दो, चौथा से जरूरी है। चौथा था यहां पर सिग्मा आई ई डैश के बाई सी इतना बराबर, उधर माइनस आई बीटा गामा इंटू सिग्मा ई के बाई सी। आई यहां भी आई था इसमें, बट ये नहीं था, ये नहीं, रुको रुको, पीएक्स। ये माइनस आई बीटा गामा तो था ही, वहां पर क्या था, वहां पर था सिग्मा पी एक्स के आई था, प्लस प्लस जीरो, फिर जीरो, और एक लास्ट टर्म बनता ना। सर आई गामा समीशन के स्पाइसी। लास्ट टर्म बोल रहे हैं, हाँ सर। कितना? आई गामा इंटू सिग्मा ई के बाई सी ना। यस नहीं, सर। ठीक है।
यस सर। चलिए अब देखिए इसको। तो इस इक्वेशन को डिस्कस करना था पहले, ये या इसको करते हैं और इसको करते हैं हम लोग। यहां से कंफर्म है, इसको तो कांस्टेंट होना ही है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि मोमेंटम कंजर्वेशन होना ही है। ये भी मोमेंटम, टोटल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन का, इनिशियल मोमेंटम, इसको भी कांस्टेंट होना ही है। तो मजबूरी है इसको भी कांस्टेंट होना होगा। यदि वो कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, और ये गलत यानी अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत हो जाएगा। तो टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टर्म को कांस्टेंट होना होगा, कंजर्व होना होगा इस टर्म को। और ये टर्म का नया चीज इसमें चेंज करने वाला है कौन चीज? ये टोटल एनर्जी। क्योंकि बीटा बीटा तो एक कांस्टेंट चीज है, वो v/c है। v तो s डैश फ्रेम का वेलोसिटी है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है ना। यस सर। बीटा गामा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी गामा है। गामा मतलब वो भी तो va का फंक्शन है गामा, ये भी ऑलरेडी कांस्टेंट चीज है बीटा गामा। सी ऑलरेडी, ये जो सिग्मा ई के यानी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उसको कांस्टेंट होना होगा, तब मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा। तो ये दोनों चीज तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। यहां पर बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we observe that conservation of linear momentum will valid from equation 1 we observe that conservation of linear momentum will in S dash frame, in S dash frame will valid when linear momentum and total energy of S frame will be constant. S dash फ्रेम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब S फ्रेम में लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। ये दोनों टर्म S फ्रेम का है, ये S डैश फ्रेम का है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 1 वी ऑब्जर्व दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन S डैश फ्रेम, बहुत यूनिक रिजल्ट है ये। एगो चौथा को भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, वो भी यही बोलेगा। चौथा इक्वेशन को जब देखेंगे तो देखिएगा वहां पर होगा कि एस डैश फ्रेम में एनर्जी कंजर्व होगा कब? जब एस फ्रेम का मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व होगा। माने एस डैश फ्रेम का मोमेंटम कंजर्वेशन, एस डैश फ्रेम का एनर्जी कंजर्वेशन टोटली डिपेंड कर रहा है एस फ्रेम में दोनों चीज कांस्टेंट है कि नहीं। तो फ्रॉम लीनियर मोमेंटम इन एस डैश फ्रेम विल बी कांस्टेंट या कंजर्व, कांस्टेंट को कंजर्व भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट या कंजर्व वर्ड यूज करते हैं यहां पर। इफ मोमेंटम ये क्या हुआ, अपने आप छूट गया? हाँ हाँ सर। अपने आप में कट गया था अभी, है? पता नहीं सर, मेरे हमको लगा 40 मिनट हो गया। अच्छा बस बस छोड़ ही रहे हैं इस बात को लिख के। इफ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम
in S frame will be constant। एकदम क्लियर है बात ना? अरे इसको, ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसको तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, इसमें बीटा गामा ये सब ऑलरेडी कांस्टेंट चीज है। भी तो एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी होता था, वो तो कांस्टेंट ही, इनर्शियल बनाना था तो कांस्टेंट है वेलोसिटी। तो सी को तो ई के सिग्मा ई के को आप अलग कर लो ना, आप हो सके तो इस सी को बाहर कर लो, और सिग्मा ई के यानी टोटल एनर्जी इन एस फ्रेम, यही एक मेन कंसेप्ट है रिलेटिविटी में। वहां पर न्यूटन वाले में ये कोई कंडीशंस नहीं होता था, एनर्जी कंजर्व नहीं भी है तब भी मोमेंटम कंजर्व होता था। आप इलास्टिक कोलिजन पढ़े होंगे, इलास्टिक कोलिजन में बोलता था कि एनर्जियो कंजर्व होता है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होता है लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन यहां पर जरूरी है, कोई एक फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व करवाना है तो दूसरे फ्रेम में मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व होना चाहिए। किसी एक फ्रेम का एनर्जी कंजर्व करवाना है तो दूसरे फ्रेम का मोमेंटम एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, इसको रहने दो। अगला लास्ट इक्वेशन जो एक था उसको करेंगे, फिर हम लोग एक मोमेंटम एनर्जी रिलेशन पूछता है 5 मार्क्स में, वो इक्वेशंस है तो सब काम करेंगे। एक क्लास और एनर्जी वाला टर्म में रहेंगे हम लोग, मोमेंटम। इसलिए बोला ना, इसलिए आप मोमेंटम 4 वेक्टर नहीं बोले, मोमेंटम एनर्जी 4 वेक्टर, ये रिलेटेड है। अकेले